हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज 51वां पार्ट देखेंगे प्रैक्टिस सेट का, जो नागरिक शास्त्र से है। ये ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिएगा। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जीवन के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है? जीवन के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को और संपत्ति के अधिकार को जो है प्राकृतिक अधिकार माना है। किसने माना था? तो ये जॉन लॉक ने माना था। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जॉन लॉक जो था वो प्रथम दार्शनिक था जिसे उदारवाद का जनक भी कहा जाता था, आप लोग जानते होंगे। और लॉक ने जो है व्यक्ति के अधिकारों पर जोर देते हुए उसकी एक पुस्तक थी द ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि राजनीतिक अवस्था में गठित होने से पूर्व व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का उपभोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। ये शब्द किसने कहा था? राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। तो ये कहा था ग्रीन ने। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्रीन उदारवादी, आदर्शवादी है, जिन्हें जो है कल्याणकारी राज्य की विचारधारा का अगुवा माना जाता है। और ग्रीन के अनुसार जो है राज्य व्यक्ति के अपने नैतिक संकल्प की उपज है, न कि इसका कारण यह है कि लोगों को किसी शक्तिशाली शासक की अनुशासन स्थापना के लिए जो है आवश्यकता थी। उसके अनुसार जो है राज्य का कार्य व्यक्ति की बाधाओं में, मार्ग में जो है बाधा बना है। और निश्चित ही अरस्तु व प्लेटो के राज्य के नैतिक स्वरूप की व्याख्या का प्रभाव जो है ग्रीन पर पड़ा था। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा था कि राज्य का आधार जो है वो इच्छा है, शक्ति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश को कानून की परिभाषा दी है? तो ये दिया था ऑस्टिन ने, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, जो बोधा था, बोधा को राजनीतिक विज्ञान में संप्रभुता की धारणा का जनक समझा जाता है, किंतु उसकी संप्रभुता पर जो है दैवीय और कुछ परंपरागत कानूनों का नियंत्रण था। और ऑस्टिन जो था, ऑस्टिन ने पहली बार संप्रभुता को उन सब बंधनों से मुक्त कर दिया जो इसका स्पष्ट रूप नहीं दे रहे थे। ठीक है, इसलिए जो है उन्होंने उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश को कानून की परिभाषा दी थी। किसने? ऑस्टिन ने। तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है तो किसके द्वारा? तो ये सरकार के मुखिया की सिफारिश पर राज्य के मुखिया के द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संसदीय सरकार में जो नाम मात्र के कार्यकारी और वास्तविक कार्यकारी में अंतर होता है। वास्तव में संसद में जो है बहुमत दल का नेता ही सरकार का वास्तविक कार्यकारी होता है। अतः मंत्रियों की नियुक्ति जो है सरकार के मुखिया की सिफारिश पर राज्य के मुखिया के द्वारा की जाती है। और संसदीय सरकार में जो है मंत्रिमंडल सदैव संसद की ओर उत्तरदायी होता है तथा उसे अपने कार्यों का औचित्य सिद्ध करना होता है तथा सदन में बहुमत का समर्थन खोते ही जो है उसे इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का अभिप्राय है। तो संवैधानिक सरकार का अभिप्राय क्या होता है? सीमित शासन। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में संवैधानिक सरकार से तात्पर्य ऐसी सरकार से है जिसकी शक्तियां और सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दी गई हों। ठीक है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि संवैधानिक सरकार जो होती है वो सीमित शासन की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विसदनात्मक मुख्य विशेषता है। द्विसदनात्मक की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये संघात्मक व्यवस्था की, द्विसदनात्मक की इसकी मुख्य विशेषता मानी जाती है। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था में प्रायः द्वितीय सदन उन संगठक इकाइयों और विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करता है जो इसके संघात्मक चरित्र के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, जैसा देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट जो है विश्व की सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, जहां राज्यों के शासन के रूप में जो है दो प्रतिनिधि लिए जाते हैं। जबकि कनाडा के संविधान में अगर देखा जाए तो अंग्रेजी भाषी और फ्रेंच भाषी राज्यों को मिलाकर जो है संघ की स्थापना की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है? अध्यक्षात्मक पूछा है यहाँ पे।
तो यहाँ पे निश्चित अवधि, ठीक है। अध्यक्षीय सरकार की प्रमुख विशेषता है कि मुख्य कार्यकारी अपने कार्यों और अवधि की दृष्टि से सुनिश्चित कार्यकाल का उपयोग करता है तथा संसदीय सरकार की तरह उसे जो है निरंतर उत्तरदायी और जवाबदेही का सामना नहीं करना पड़ता है। एक निश्चित कार्यकाल के बाद वह सीधे जनता से मुखातिब होता है और अपने कार्यों को उनके समक्ष रखता है, ठीक है। तो अध्यक्षात्मक शासन की मुख्य विशेषता हो सकती है निश्चित अवधि की। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के तत्व हैं। लुसियन पाई के अनुसार जो है राजनीतिक विकास के कौन कौन से तत्व माने जाते हैं? तो वो तत्व इन्होंने माना था समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण, ठीक है। समानता से इनका तात्पर्य था ऐसा परिवर्तन जिसके अंतर्गत परंपरागत समाज के लोग आधुनिक समाज में नागरिकों का दर्जा प्राप्त करने लगते हैं, ठीक है। और क्षमता का इन्होंने परिभाषा दिया था सार्वजनिक मामलों के प्रबंध, विवाद के नियंत्रण और जन साधारण की नई नई मांगों का सामना करने के लिए जो है राजनीतिक प्रणाली की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। और विभिन्नीकरण से तात्पर्य था राजनीतिक प्रणाली की विशिष्ट कृतियों को संपन्न करने के लिए भिन्न भिन्न और विशिष्ट संरचनाएं उभर कर आती हैं और उसमें भाग लेने वाली संस्थाओं और संगठनों में परस्पर जो है संयोजन भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये राजनीतिक विकास के इन्होंने मुख्य 3 तत्व माने थे, समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण, या इसको विभेदीकरण कहीं कहीं दे देता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पद पर रह सकते हैं? तो कब तक रह सकते हैं? जब तक विधानपालिका के निम्न सदन का विश्वास प्राप्त है, ठीक है। संसदीय सरकार की जो प्रमुख विशेषता है तो उसमें देखा जाए तो प्रतीकात्मक राजाध्यक्ष होता है। राजनीतिक कार्यपालिका विधानमंडल का अंग जिसका अस्तित्व विधानमंडल के समर्थन पर आश्रित है, ठीक है। विधानमंडल का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और अध्यक्षीय सरकार में अगर यही चीज़ देखा जाए तो इसी का विपरीत होता है, ठीक है। तो इसमें कहा जा सकता है कि जो संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पद पर रह सकते हैं जब तक विधानपालिका के निम्न सदन यानी लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, तब तक वह लोग जो है रह सकते हैं, ठीक है। शब्दों को देख करके जो है उसको आप लोग आंकड़ा लगा सकते हैं, ठीक है। संसदीय सरकार पूछा है, निम्न सदन लोकसभा में जब तक जो है विश्वास है तब तक वो लोग मंत्रिपरिषद पद पर रह सकते हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो वो जो है भंग हो जाती है, विधानपालिका भंग हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से देख के आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक व्यवस्था में निम्न सदन के प्रति प्रधानमंत्री की जवाबदेही है। निम्न सदन के प्रति यानी लोकसभा के प्रति प्रधानमंत्री जवाबदेही है प्रत्यक्ष और निरंतर रूप से, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। संसदात्मक व्यवस्था में निम्न सदन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों का सदन होता है जो सरकार पर विधायी नियंत्रण रखता है। सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है जो अपनी सरकार की तरफ से निम्न सदन में प्रत्यक्ष और निरंतर जवाबदेही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने विकास फंदे की बात कही है? विकास फंदे की बात कही है तो फ्रेडरिक्स जो थे इन्होंने विकास फंदे की बात कही थी, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्तर औपनिवेशिक युग पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए फ्रेडरिक्स ने कहा था कि विकास की पश्चिमी होड़ में जो है 9 स्वतंत्र राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर दोहन करते हैं। इस प्रक्रिया में इन राष्ट्रों का और अधिक शोषण होता है और वे निरंतर गरीब बने रहते हैं। इसलिए जो है उन्होंने विकास को फंदा के नाम से भी बताया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों का माना हुआ विश्लेषण कौन है? राजनीतिक दलों का माना हुआ विश्लेषण कौन है? तो ये डुवर्जर था, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। दलीय संरचना का विश्लेषण करते हुए डुवर्जर ने 4 प्रकार के राजनीतिक दलों की पहचान की थी, जिसमें पहला बताया था गुट बैठक, दूसरा बताया था शाखा दल, ठीक है। तीसरा बताया था कोशिका दल, ठीक है। और चौथा बताया था नागरिक सेना, ठीक है। तो इन्होंने जो है राजनीतिक दलों का माना हुआ विश्लेषण इन 4 दलों के रूप में इन्होंने बताया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट का लेखक कौन है? तो इसका लेखक था लुसियन पाई। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। लुसियन पाई जो है विकास की संकल्पना का प्रयोग करने वाले विचारकों में अग्रणी माने जाते हैं और उन्होंने जो है 1963 में प्रारंभ किया था इसको। और उन्होंने सांस्कृतिक विवरण के संदर्भ में जो है राजनीतिक विकास के बारे में पुराने प्रतिमानों को नए प्रतिमानों के साथ अनुकूलित किया था। राजनीतिक विकास पर उन्होंने समानता, क्षमता और विविधीकरण 3 लक्षण बताए थे, जो हम लोग पिछला क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है, और विकास पर विचार करने वाले विचारकों में बहुत सारे थे, लेकिन लुसियन पाई इसमें जो है सबसे अग्रणी माने जाते हैं। और उस विकास को इन्होंने इस पुस्तक में वर्णन किया था। ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये कई बार क्वेश्चन यह पूछा जा चुका है, ये पुस्तक पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्न में से किसने राजनैतिक पतन के बारे में कहा है? राजनैतिक पतन के बारे में किसने कहा था? तो हंगस्टन ने कहा था। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सैमुअल हंगस्टन ने पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी जो 1968 में दिया था। ठीक है, उसमें उन्होंने यह तर्क दिया था कि राजनीतिक विकास का मुख्य लक्षण राजनीतिक व्यवस्था है और इसमें मुख्य बाधा राजनीतिक अव्यवस्था से पैदा होती है, जिसे उन्होंने राजनीतिक घास की संज्ञा भी दी थी। और ये भी पूछा जाता है राजनीतिक घास की संज्ञा किसने दी थी? तो हंगस्टन ने दिया था। राजनीतिक पतन भी वही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही देन है। तो नौकरशाही किसकी देन है? तो संसदीय लोकतंत्र की देन है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मॉरिसन के अनुसार जो है संसदीय लोकतंत्र के विकास में बढ़ती जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो है एक प्रशिक्षित और व्यवस्थित इकाई की मांग की थी और यही कारण है कि जनता के प्रतिनिधि जो प्रायः निश्चित समयांतर के बाद बदल जाते हैं और उसके लिए जो है नौकरशाही तंत्र के कार्य करना मुश्किल हो गया था। इसलिए जो है उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी अनुशंसा नौकरशाही की देन मानी थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का कार्य नहीं है? नहीं पूछा है यहाँ पे, राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। कौन कौन से होते हैं? मुख्य रूप से 11 कार्य होते हैं। लोकतंत्र की रक्षा करना, जनमत में सहायक, सरकार पर अंकुश, वर्ग हितों की अनदेखी, राष्ट्र की एकता में सहायक, स्थिरता में सहायक, नागरिक चेतना, आलोचना का भय, नागरिकों का व्यापक दृष्टिकोण बनाना, रचनात्मक कार्यों में सहायक करना, प्रशासनिक एकता प्राप्त कार्य में सहयोग, ये सभी जो है राजनीतिक दल के मुख्य कार्य माने जाते हैं। लेकिन इसमें नहीं पूछा है, तो लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करना ये राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। ठीक है, राजनीतिक समाजीकरण, हित स्वरूपीकरण, हित समूहीकरण ये राजनीतिक दल के कार्य माने जाते हैं। लेकिन बी ऑप्शन जो है लोगों को व्यवहार को नियंत्रित करना ये राजनीतिक दल का मुख्य कार्य में नहीं आता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, संरक्षक नौकरशाही का परंपरागत घर देश कौन सा है? संरक्षक नौकरशाही की परंपरागत घर या देश कौन सा है? तो ये चीन है। ठीक है, ऐसा अधिकारी तंत्र जो अपने आप को राज्य की स्थिरता और अखंडता के मुख्य संरक्षक के रूप में देखता है। चुनाव की राजनीति के कारण जो है जब बार बार सरकारें बदलती हैं, यहाँ तक कि कई बार स्थिर सरकार बनने में अड़चन आती है, तब संरक्षक अधिकारी तंत्र शासन का सारा उत्तरदायित्व तो संभाल लेता है और ऐसे सब कार्य करने लगता है जो निर्वाचित सरकार को करने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए चीन को जो है नौकरशाही का परंपरागत घर या देश माना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो शासक के प्रति वचनबद्धता ये उसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, पद सोपान, कार्य विभाजन, पदोन्नति ये नौकरशाही के सिद्धांत की विशेषता में आता है। ठीक है, और मैक्स वेबर ने जो है नौकरशाही की तर्कसंगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और उनके सिद्धांत में जो है 5 अभिग्रह संरचना के बारे में और 8 प्राधिकार के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे विशेषता नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत विचार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में शामिल नहीं है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन ये शामिल नहीं है। परंपरागत विचार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में
इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परंपरागत उपागम के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे राष्ट्र संघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं का जो है अध्ययन किया जाता है। जबकि भू राजनीतिक तत्व अर्थात भूगोल के वे तत्व जो राजनीति को प्रभावित करते हैं उनका अध्ययन भी महत्वपूर्ण था। और राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के संबंधों और इसके तत्वों का अध्ययन जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आधुनिक उपागम से, ठीक है, आधुनिक उपागम से ये संबंध रखता है, आधुनिक से रखता है। ठीक है। और ये परंपरागत से ये तीनों आ जाते हैं और आधुनिक से आता है अर्थव्यवस्था का अध्ययन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है? तो मार्गेंथाउ ने किया था, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। हॉब्स मार्गेंथाउ तथा केनेथ थॉमसन ये दोनों ही विद्वान जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए बदल बदल कर करते हैं और उनके विचार में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अटूट अंग है। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों नाम आप लोग याद रख सकते हैं, केनेथ थॉमसन और हांस मार्गेंथाउ ये दोनों थे। तो कोई भी नाम दे सकता है, तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विवादों के शांतिपूर्ण समझौते का तरीका नहीं है? तो सीमित शस्त्र विवाद, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। वार्ता, पंच निर्णय, एक जूरी के द्वारा समझौते का समाधान है। और मध्यस्थता जो होती है, जो मध्यस्थता होती है दोनों पक्षों को बातचीत के लिए प्रेरित करना आदि विवादों के शांतिपूर्ण समझौते के तरीके हैं। लेकिन शांतिपूर्ण समझौते के तरीके नहीं माना जाता है शस्त्रों से जो है शांतिपूर्ण समझौता नहीं हो सकता है, उसमें जो है द्वंद्व हो जाता है। ठीक है, लड़ाई हो सकती है। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का प्राकृतिक तत्व नहीं है? राजनीतिक दल। ठीक है, राजनीतिक दल जो है ये प्राकृतिक तत्व नहीं है। जनसंख्या सामाजिक अवयवों के रूप में राष्ट्रीय शक्ति का स्रोत है। साधन तथा भूगोल की किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। जबकि राजनीतिक दल आंतरिक राजनीति का हिस्सा माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे शक्ति का प्राकृतिक तत्व राजनीतिक दल को नहीं माना जाता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है यथार्थवादी सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो यथार्थवादी सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है हांस मार्गेंथाउ। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यथार्थवाद की लोकप्रियता एवं प्रवर्तन का श्रेय जो है मार्गेंथाउ को जाता है। राजनीतिक यथार्थवाद पर उनके भाषण तथा कृति के प्रकाशन ने जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को काफ़ी प्रभावित किया था, तो इसलिए उनको जो है यथार्थवादी सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है, ये तो सही है। समाज राज्य के व्यापक हैं, ये भी सही है। सरकार राज्य की अभिकर्ता है, ये भी सही है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, ये गलत है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती है, ऐच्छिक है, यहाँ कहा है ऐच्छिक नहीं होती है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, परंतु समाज की ऐच्छिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है? डी न्यूयॉर्क राज्य नहीं है। ठीक है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, गाबिया ये राज्य हैं। साथ ही अमेरिका और भारत की संघीभूत इकाइयों को भी राज्य की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, न्यूयॉर्क ये राज्य नहीं है, शहर है बल्कि एक। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह कौन था? तो वो अरस्तू था, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अरस्तू ने राज्य संबंधी विचार इतने सुव्यवस्थित हैं कि लगभग 2500, ठीक है, 2500 वर्ष बाद भी आज उनकी प्रामाणिकता स्वीकार किया जाता है। ठीक है, और उसके राज्य संबंधी इन सिद्धांतों के कारण ही उसे राजनीति के नवीन विज्ञान का प्रतिपादक भी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अरस्तू।
अगला क्वेश्चन दो सूची दिया गया है। यहाँ पे पहले सूची में कोटेशन है, दूसरे में लेखक हैं, विचारक हैं, उसको मिलान करना है। राज्य दमन का एक कृत्रिम चक्र है, ये किसने कहा था? राज्य जो है दमन का एक कृत्रिम चक्र है, ये कहा था किसने? तो ये मार्क्स ने कहा था। ठीक है, तो ए में आपका 4 सही हो जाएगा। राज्य एक जीवधारी है, ये किसने कहा था? तो राज्य एक जीवधारी है, ये कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो बी में आपका 1 सही हो जाएगा। राज्य पूर्ण नैतिक विकास की आवश्यकता परिस्थितियों का सृजन करता है, ये किसने कहा था? तो ये टी.एच. ग्रीन ने कहा था। तो आपका सी में 2 सही हो जाएगा। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये किसने कहा था? तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये कहा था जे.एस. मिल ने। ठीक है, तो डी में आपका कौन सा सही हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। तो 4, 1, 2, 3 किसको कोट में है? तो 4, 1, 2, 3 आपका बी में है, तो बी वाला कोट सही हो जाएगा। ठीक है, इसको एक दो बार अच्छी तरीके से देखिएगा। ये चारों परिभाषाएं पूछी जा चुकी हैं, सिंगल सिंगल करके भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।